हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल के प्रथम अध्याय में लाल मृदा रेड सोइल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये लाल रंग की दिखाई देती है, इसी वजह से इसे लाल मृदा कहा जाता है। इसे लाल और पीली मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों तरह के रंगों में दिखाई देती है। ये लाल हमें क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ये रवेदार यानी जो क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों से बनी है, और जिन आग्नेय चट्टानों से बनी है उनमें लोहे की उपस्थिति के कारण ये चट्टानें हमें लाल दिखाई देती हैं। जब ये सूखी होती है तब ये लाल दिखाई देती हैं, और गीली होने पर हमें ये पीली दिखाई देती है। तो ये लाल और पीले रंग की दिखाई देने के कारण इन्हें लाल व पीली मृदा कहा जाता है। और भारत में ये तीसरी सर्वाधिक विस्तृत यानी कि तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मृदा है। और ये कहाँ पाई जाती है? सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। ज़्यादातर ये कहाँ पाई जाएगी? कर्क और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र होंगे वहाँ पाई जाएगी, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होती है। और भारत में ये मिट्टी कहाँ फैली हुई है? छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, नीलगिरी और मुख्य रूप से तमिलनाडु में ये फैली हुई है। जैसा कि मैप में हम देख सकते हैं, जो नीली बाउंड्री वाला रेड कलर से हमने जो क्रॉस किया हुआ है एरिया, वो लाल मृदा वाला क्षेत्र है। जैसे कि ये छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला क्षेत्र, दक्षिण में तमिलनाडु और नीलगिरी वाला क्षेत्र, और इधर नॉर्थ ईस्ट में भी ये मृदा पाई जाती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो दक्कन के पठार वाला क्षेत्र है, इसके दक्षिणी और इधर पूर्वी हिस्से में ये मृदा पाई जाती है। और ये मिट्टी कम उपजाऊ है। अगर हम फसलों के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो इसमें हम ज़्यादा कोई फसलों का उत्पादन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ह्यूमस की यानी कि जैविक तत्व की कमी पाई जाती है। पोषक तत्व दूसरे वो भी इसमें कम पाए जाते हैं। इसकी जल सोखने की क्षमता भी कम है, यानी कि अगर हम इसमें सिंचाई करेंगे तो ये अपने आप में पानी नहीं सोख पाएगी। इसके साथ साथ इसमें फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन की भी कमी है, जो कि फसलों के उत्पादन के लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बात देखने वाली है कि जिन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है, जैसे कि ये दक्कन के पठार का जो पूर्वी हिस्सा है, वहीं पर हमारे देश में हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो खनन क्षेत्र हैं यहीं पर पाया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस मृदा में, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, कि इसमें लौह धातु के कण पाए जाते हैं, इस वजह से लाल दिखाई देती है। तो इसमें लोहे की और अन्य खनिज तत्वों की उपस्थिति के कारण जहाँ ये मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर खनन कार्य किया जाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि लोहा इन क्षेत्रों में पाया जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले इन क्षेत्रों में लोहा ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ कृषि की बजाय खनन कार्य ज़्यादा किया जाता है। और जिन क्षेत्रों में कृषि की जाती है वहाँ पर इसमें कौन सी फसलों का हम उत्पादन कर सकते हैं? वहाँ हम चाय, कॉफ़ी और रबड़ का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? नॉर्थ ईस्ट के इस असम वाले क्षेत्र में हम जहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है वहाँ चाय का उत्पादन करते हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और नीलगिरी वाले क्षेत्र में कॉफ़ी और रबड़ का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि आज के समय में चाहे मिट्टी कैसी भी हो, उसमें हम कीटनाशकों के द्वारा, खाद के द्वारा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा खेती कर सकते हैं। तो इस मिट्टी के कम उपजाऊ होने के बावजूद हम इसमें इन फसलों का, चाय, कॉफ़ी और रबड़ का उत्पादन कर सकते हैं। तो अब आगे हम देखेंगे लेटराइट मृदा के बारे में। अब हम देखेंगे लेटराइट मृदा के बारे में। तो जो लेटराइट शब्द है वो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है। लेटर का क्या अर्थ है? ईंट या ब्रिक। तो इसको ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये मिट्टी ईंट के रंग जैसी दिखती है, यानी कि पूरी लाल दिखाई देती है, रस्टी रेड जिसे हम कह सकते हैं। तो इस वजह से इसे लेटराइट मृदा कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है ये मिट्टी? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु क्षेत्र है, यानी कि जो गर्म जलवायु क्षेत्र है वहाँ पर
आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने से, जैसे पहले आर्द्र ऋतु आ गई, फिर शुष्क, फिर से आर्द्र और शुष्क, तो इस प्रकार की जो साइकिल से इसका निर्माण होता है, आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के चक्र के कारण। और कैसे बनती है ये? भारी वर्षा के कारण अत्यधिक निक्षालन से। निक्षालन या लीचिंग क्या होता है? जब भारी वर्षा जो मिट्टी का उर्वरक भाग है उसे बहाकर ले जाती है, यानी कि उसके पोषक तत्वों को भारी वर्षा बहाकर ले जाती है, तो इससे निक्षालन से या लीचिंग से इस मिट्टी का निर्माण होता है। और ये मिट्टी सामान्यतः गहरी और अम्लीय, यानी कि इसकी प्रकृति एसिडिक होती है, इसकी पीएच वैल्यू 6 से ज़्यादा होती है। पोषक तत्वों की इसमें कमी होती है, जहाँ पर ये विरल वनस्पति वाला क्षेत्र पाया जाएगा, यानी कि वनस्पति कम होगी, वहां पर पोषक तत्वों की कमी पाई जाएगी, और हम सामान्यतः वहाँ घास व झाड़ियाँ ही देख सकते हैं इस मिट्टी वाले क्षेत्र में। लेकिन जहाँ पर्णपाती और सदाबहार वन पाए जाएंगे उस क्षेत्र में, क्योंकि पत्तियाँ ज़्यादा गिरेंगी, इस वजह से फिर ह्यूमस ज़्यादा होगा, तो उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी बजाय की विरल वनस्पति वाले क्षेत्र के। तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है भारत में? मुख्य रूप से जो दक्षिणी राज्य है, जैसे महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, इस क्षेत्र में हम मानचित्र में देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइनों से हमने आड़ी लाइनों से क्षेत्र रेखांकित किया हुआ है वो लेटराइट मृदा वाला क्षेत्र है। तो ये महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, वहाँ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में इधर हम देख सकते हैं, यहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में भी ये जो नॉर्थ ईस्ट का कुछ एरिया है, यहाँ भी ये मिट्टी पाई जाती है। और उचित तकनीक के द्वारा इस मिट्टी में भी हम, जैसे कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी की खेती करते हैं, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मिट्टी में काजू का उत्पादन किया जाता है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा के बारे में। तो अब हम देखेंगे मरुस्थलीय या फिर शुष्क मृदा। तो इस मृदा का रंग कैसा होता है? लाल से लेकर भूरा होता है। और इसकी बनावट कैसी होती है? रेतीली, यानी कि इसमें रेत के बड़े बड़े कण होते हैं। और प्रकृति कैसी होती है इसकी? लवणीय। लवण यानी कि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे कि कुछ क्षेत्रों में जहाँ इसमें बहुत अधिक लवण पाया जाता है, वहाँ वाष्पीकरण के द्वारा नमक का निर्माण किया जाता है। वहाँ जैसे झीलों को सुखा करके नमक बनाया जाता है, या फिर मिट्टी पर जो पानी के बड़े बड़े गड्ढे बना लिए जाते हैं, और गर्मी के कारण बहुत अधिक वाष्पीकरण होने के बाद वहाँ नमक का निर्माण किया जाता है। और क्योंकि ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ जलवायु शुष्क हो, तापमान ज़्यादा हो, तो जहाँ जलवायु शुष्क होगी, तापमान ज़्यादा होगा, वहाँ ऑब्वियसली वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और नमी की मात्रा कम होगी। तो इस मिट्टी में नमी की मात्रा कम पाई जाती है। और इस मिट्टी की जो निचली तहें हैं, निचली लेयर्स पे जब हम जाएंगे वहाँ पर हमें कंकड़ ज़्यादा मिलेंगे। ऊपर की जो परतें हैं वहाँ पर रेत के कण होंगे, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमें कंकड़ दिखाई देंगे, क्योंकि मिट्टी में जैसे ही हम नीचे की तरफ पड़ते हैं वैसे हमें कैल्शियम का अंश ज़्यादा मिलता है। जैसे कि जब हम मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो सी होरिजन है वहाँ पर हमें कैल्शियम का अंश ज़्यादा मिलता है, इस वजह से वहाँ पर कंकड़ पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम इस मरुस्थलीय मृदा में भी नीचे की लेयर्स में जाएंगे तो हमें कैल्शियम की वजह से कंकड़ मिलेंगे। तो इसकी जो कंकड़ वाली सतह है वो पानी का और गहराई पर रिसाव नहीं होने देती। इस वजह से ये जो शुष्क क्षेत्र है, यहाँ हम सिंचाई के बाद खेती कर सकते हैं। जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में संभव प्रयास किया गया है, वहाँ जो इंदिरा गांधी नहर है उसके द्वारा पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, और फसलों का उत्पादन हम वहाँ कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे वन या पर्वतीय मृदा। जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि ये किन क्षेत्रों में पाई जाएगी, जहाँ पर्वत हो और वन हो, वनों और पर्वतों वाले क्षेत्र में।
ये उन पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ कौन से वनों, वर्षा वन ज़्यादा मात्रा में हो। और ये जो मृदा है इसके गठन में जैसे जैसे जो पर्वतीय पर्यावरण है उसके पर्यावरण में बदलाव के अनुसार इस मिट्टी के गठन में बदलाव आता है। जो पर्वतीय पर्यावरण बदलेगा वैसे मिट्टी का गठन बदलेगा। जो निचली नदी घाटियों वाले क्षेत्र है वहाँ पर ये मिट्टी कैसी होगी, दोमट और गाद युक्त होगी, यानी कि ज़्यादा उपजाऊ होगी। जैसे हम हिमालय वाले क्षेत्र में देख सकते हैं कि ये सारा पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन ये ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र है और ये नदी घाटियों वाला, मतलब जहाँ पर्वतों से नदियाँ बह करके आ रही हैं नीचे घाटियों की तरफ, तो ये घाटियों वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर इस मृदा में ज़्यादा दोमट और गाद पाई जाएगी, क्योंकि नदियाँ अपने साथ जो पहाड़ों का अपर्दन करके मिट्टी लाएंगी उसको बिछाती हुई आएंगी। तो जो निचला क्षेत्र है वो ज़्यादा उपजाऊ होगा और जो ऊपरी क्षेत्र होगा वो कम उपजाऊ होगा, क्योंकि यहाँ पर मोटे कण होंगे, कंकड़ होंगे। और इस मिट्टी का अपर्दन हिमालय के बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में ज़्यादा होगा। इस मिट्टी में ज़्यादातर ह्यूमस की कमी होती है और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। मानचित्र में भी हम इन दोनों मृदाओं को देख लेते हैं। तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ है, राजस्थान वाले क्षेत्र में, और वन और पर्वतीय मृदा क्षेत्र कहाँ है, हिमालय पर्वत वाले क्षेत्र में। जो उत्तरी राज्य हैं जम्मू कश्मीर है और कुछ भाग उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का आ जाएगा इसमें, और ये जो नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा सा भाग वन या पर्वतीय मृदा वाला पाया जाता है। आशा है कि आप मृदा के सभी प्रकार अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे मृदा अपर्दन के बारे में। धन्यवाद।